हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम इस समय अपने चैनल पे जो रिलेटेड करंट की वीडियो अपलोड हुए हैं, जो एक लेक्चर वीडियो के रूप में है, वो इस समय कार्ल मार्क्स, जो हमारे सोशोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर माने जाते हैं, उनसे रिलेटेड लेक्चर वीडियो उपलब्ध है। तो आज हम एक कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशंस, अस्त्रीकरण का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के, आज उनके बारे में एक चर्चा करेंगे कि अस्त्रीकरण क्या था, कैसे आया समाज में। क्योंकि अस्त्रीकरण कहीं न कहीं किसी भी समाज हो या समूह हो, कोई भी धर्म हो, सभी में अस्त्रीकरण पाया जाता है। आप इससे पहले भी सिद्धांत पढ़ चुके हैं अस्त्रीकरण के सिद्धांत में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है, जो समूह है, उसमें कैसे अस्त्रीकरण आया। तो आज हम कार्ल मार्क्स की जो थियरी है, थियरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशंस, जिसे हिंदी में अस्त्रीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये जान जाए कि अस्त्रीकरण का जो शब्द है ना, वो समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से आया है। अस्त्रीकरण का शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से आया है। भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि पृथ्वी कई स्तरों में बटी होती है। उन सभी स्तरों में कुछ न कुछ असमानताएं विद्यमान होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताया जाए कि एक हम नॉर्मल तरीके से बताएं कि फर्स्ट स्तर, सेकेंड स्तर, थर्ड स्तर, ये पृथ्वी की लेयर है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ओजोन लेयर, समताप मंडल, ठीक है, तो इसी तरह वो लेयर है पृथ्वी के कि फर्स्ट स्तर, सेकेंड स्तर, थर्ड स्तर। तो वो कहने का मतलब है कि भूगर्भ शास्त्र में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि पृथ्वी कई स्तरों में बटी होती है। उन सभी स्तरों में कुछ न कुछ असमानताएं विद्यमान होती है। तो ठीक उसी प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार समाज में भी कई वर्ग पाए जाते हैं और सभी वर्गों या समूहों में कुछ न कुछ असमानताएं विद्यमान पाई जाती हैं और इसी सामूहिक असमानता या वर्गों की विषमता को हम अस्त्रीकरण कहते हैं। उन्होंने कहा ना कि ठीक इसी प्रकार समाज में भी कई प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं और सभी वर्गों या समूहों में कुछ न कुछ असमानताएं विद्यमान पाई जाती है। इसी सामूहिक असमानता या वर्गों की विषमता को हम अस्त्रीकरण या स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि हमारा जो समूह होता है, फर्स्ट समूह, सेकेंड समूह, थर्ड समूह, जो समूह का जो स्तर होता है, जिस प्रकार हमने पृथ्वी का बंटवारा किया कि पृथ्वी में 3 स्तर पाए जाते हैं, उसी प्रकार समाज में भी स्तर कई पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो असमानताएं होती है विद्यमान होती है, जिस सामूहिक असमानता या वर्गों की विषमता को ही अस्त्रीकरण कहते हैं। फिर आगे चल के कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के सभी समाजों में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इतिहास के सभी समाजों में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी समाजों में एक से अधिक वर्ग या समूह पाए जाते हैं। सभी समाजों में एक से अधिक वर्ग या समूह पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इतिहास के लगभग सभी समाजों में अस्त्रीकरण विद्यमान था। लेकिन वर्ग का निर्माण आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के साधन के आधार पर होता है। जो इस आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन व्यवस्था के मालिक होते हैं, जिन्हें हम शासक वर्ग कहते हैं, और जो इस व्यवस्था के मालिक नहीं होते हैं, वे शासित होते हैं।
जो उन्होंने कहा ना कि जो हमारी जो निर्माण होता है वो आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के आधार पर होता है, तो उन्हें हम मालिक या शासित वर्ग कहते हैं। जिनके पास आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के व्यवस्था के मालिक नहीं होते हैं वे शासित वर्ग या कमीन वर्ग होते हैं या दास वर्ग होते हैं। ठीक है। उनके कहने का मतलब है कि अब आपको वर्ग वर्ग का भी यह हम डिफिनेशन बता रहे हैं कि वर्ग का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है जिनका उत्पादन का साधन से समान संबंध होता है। वो कहते हैं कि वर्ग का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है जिनका उत्पादन के साधन से समान संबंध होता है। चूँकि ये दोनों वर्गों के परस्पर हित और आपस में टकराते हैं, इसलिए ये दोनों विरोधी वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। क्योंकि जब दोनों वर्गों के जो परस्पर हित होंगे आपस में जब टकराएंगे तो ये दोनों विरोधी वर्ग के अंतर्गत भी आएंगे और इन दोनों में स्वार्थों की टकराहट की वजह से सदैव द्वंद्व या संघर्ष चलता रहेगा, जिसे हम अस्त्रीकरण का द्वंद्ववादी या संघर्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। उन्होंने कहा कि जब दोनों वर्गों के परस्पर हित आपस में टकराते हैं, इसलिए दोनों वर्गों में विरोधी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और दोनों में स्वार्थों की टकराहट की वजह से सदैव जो है द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है, जिसे हम अस्त्रीकरण का द्वंद्ववादी या संघर्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने आगे चल के ये भी बताया कि उन्होंने सभी समाजों का अध्ययन किया। उन्होंने लगभग ये बताया कि इतिहास में 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। पहला आदिम समाज, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंतवादी समाज और चौथा जो इस समय हम लोग हैं पूंजीवादी समाज है। तो हम एक एक करके थोड़ा सा देख लिया जाए। जो हमारा समाज का जो उपस्तर है, जो समूह का जो उपस्तर है, उसमें क्या क्या था, क्योंकि उत्पादन के साधन के आधार पे ही आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से ही हम समाज को डेवलप किए। तो ये कार्ल मार्क्स का था जो 4 प्रकार के समाज की बात करते हैं। तो हम एक एक करके हम डिफाइन करना चाहते हैं। हम आदिम समाज जो सबसे पुराना समाज है, तो आदिम समाज में कोई उत्पादन के साधन नहीं होता था, क्योंकि जब धरती पे मानव आया थे तो उस समय कुछ नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि आदिम समाज में कोई उत्पादन के साधन नहीं पाया जाता था, इसलिए आर्थिक व्यवस्था भी नहीं पाई जाती थी। आर्थिक व्यवस्था जब नहीं पाई जाती थी तो इसलिए वर्ग भी नहीं पाया जाता था और इसलिए कोई स्तर भी नहीं पाया जाता था, इसलिए यहाँ स्तरीकरण भी नहीं पाया जाता था। सिंपल सी लॉजिक की बात है कि आदिम समाज जब धरती पे मानव आया तो उस समय उत्पादन के साधन नहीं पाया जाता था। जब उत्पादन के साधन नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था भी नहीं पाई जाएगी, और जब आर्थिक व्यवस्था नहीं पाई जाएगी तो इसलिए वहाँ वर्ग भी नहीं पाए जाएंगे, इसलिए वहाँ कोई स्तर भी नहीं पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्त्रीकरण भी नहीं पाया जाता था। ये था आदिम समाज में स्त्रीकरण का रूप जो नहीं पाया जाता था। दूसरा प्राचीन समाज, जिसे हम एंशिएंट सोसाइटी कहते हैं। तो हम दूसरा जो हमारा सोसाइटी थी वो प्राचीन समाज, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पर पत्थर के औजार उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करने लगे। जो हमारी दूसरी सोसाइटी थी, यहाँ पे पत्थर के औजार उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करने लगे और यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती थी। इसके आधार पर यहाँ 2 वर्ग या स्तर पाए जाते थे, मालिक और दास का। इन दोनों के बीच स्वार्थों की टकराहट के कारण सदैव संघर्ष चलता रहता था, इसलिए यहाँ स्त्रीकरण पाया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन समाज में तो स्त्रीकरण नहीं पाया गया, लेकिन
सॉरी, प्राचीन समाज में स्त्रीकरण पाया गया, आदिम समाज में स्त्रीकरण नहीं पाया गया। तो जो प्राचीन समाज था, जो एंशियंट सोसाइटी थी, उसमें पत्थर के औजार के, क्योंकि पत्थर के औजार मिले थे, तो पत्थर के जब औजार मिले तो उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करने लगे। जब साधन के रूप में कार्य करने लगे तो वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था पाई जाती थी। जब आर्थिक व्यवस्था पाई जाती थी तो उनके आधार पे वहाँ पे दो वर्ग या स्तर के रूप में पाया जाता था। जब वहाँ दो वर्ग या स्तर के रूप में पाया जाता था, पहला मालिक होता था, दूसरा दास होता था। जब इन दोनों मालिक और दास दोनों के बीच में स्वार्थों की टकराहट के कारण सदैव उनके बीच संघर्ष चलता था, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्त्रीकरण पाया जाता था। ये थी प्राचीन समाज। तीसरा हम बात करते हैं सामंतवादी समाज की, क्योंकि सामंतवादी समाज काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था। अगर हम कहें कि वहाँ पे जो उत्पादन के साधन है कि और प्राचीन समाज से अधिक पाया गया था, वहाँ पे पत्थर के औजार के रूप में कार्य करने लगे थे, यहाँ पे कृषि आ गई थी, तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं सामंतवादी समाज। यहाँ कृषि की भूमि उत्पादन के साधन और आर्थिक व्यवस्था के रूप में पाए जाते थे। इसके आधार पर दो वर्ग या स्तर पाया जाता था, जो पहला जमींदार, दूसरा किसान होता था। इन दोनों के बीच स्वार्थों के टकराहट के कारण संदेह संघर्ष चलता था, इसलिए यहाँ भी स्त्रीकरण पाया जाता था। तो यहाँ पे जो सामंतवादी समाज था, यहाँ पे सिर्फ आपको ये कहना है, सोचना है कि यहाँ पे जो है कृषि की भूमि उत्पादन के साधन के लिए पाया जाता था। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कृषि की भूमि उत्पादन के साधन के आधार पे पाया जाता था, जिससे आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। और इन दोनों के आधार पर दो वर्ग पाए जाते थे, पहला जमींदार, दूसरा किसान। और इन दोनों के बीच स्वार्थों की टकराहट के कारण सदैव संघर्ष चलता था, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पे भी स्त्रीकरण पाया जाता था। अब चौथा हम बात करते हैं पूंजीवादी समाज की, कैपिटलिज्म सोसाइटी की बात करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कैपिटलिज्म सोसाइटी जो आज मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें और उद्योग उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करती थी। जब ये कार्य करती थी तो इसलिए यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था के रूप में पाया जाता था। यहाँ पे भी दो वर्ग पाए जाते थे, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। फिर इन दोनों के बीचों में भी हमेशा संघर्ष चलता रहता था, इसलिए यहाँ भी स्त्रीकरण पाया जाता था। तो एक बार मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ पूंजीवादी समाज की। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें और उद्योग उत्पादन के लिए साधन पाए जाते थे, इसलिए यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती थी। इसके आधार पर दो वर्ग पाए जाते थे, पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। इन दोनों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता था, इसलिए यहाँ पर भी स्त्रीकरण पाया जाता था। तो आज ये चार चीज़ हमने बता दिया आपको स्त्रीकरण के सिद्धांत के बारे में, और लगभग एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा दिया। तो लास्ट में ये चीज़ समझ में आती है कि अब चलो ये चीज़ तो हो गया, इसके निष्कर्ष में जो कंक्लूजन है क्या है, कार्ल मार्क्स का जो कंक्लूजन है वो कहने का क्या मतलब है। यह सिद्धांत द्वारा कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि लगभग प्रत्येक समाज के समूहों में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती थी, जिसके कारण स्त्रीकरण पाया जाता था। और स्त्रीकरण का जो मुख्य कारण था वो उत्पादन के साधन को बताया। तो कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ बताया कि क्योंकि लगभग प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती थी, जिसके कारण स्त्रीकरण पाया जाता था। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो स्त्रीकरण का मुख्य कारण है वो उत्पादन के साधन है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये भी बताया कि जो स्त्रीकरण का मुख्य कारण है वो उत्पादन के साधन को बताया। तो ये थी आज की वीडियो। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।